हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री यानी यूनिट 1 जो है इलेक्टिव पेपर 5 की, उसमें हम लोगों ने ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड्स पढ़े और ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स पढ़े। और हमने ये देखा कि चाहे वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम हो या ऑर्गेनो लिथियम हो, वो बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जब बात करें ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट्स की, तो ये कंपैरेटिवली उतने रिएक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आकर केमिस्ट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम लिखते हैं एज R2ZN या RZNX। और जैसे कि हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड के केस में किया था या फिर ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स के केस में किया था, मेटल को हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देकर बैठे थे और एल्काइल पार्ट को पार्शियल नेगेटिव। वही सेम बात हम यहाँ पर भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो इट विल हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। द आर पार्ट विल हैव द पार्शियल नेगेटिव चार्ज। लेकिन यहाँ जो याद रखने वाली बात है वो ये कि जो जिंक है, बिकॉज जिंक इज नॉट अ वेरी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जिंक एक बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होता है जितना कि मैग्नीशियम और लिथियम होते हैं। इसलिए हमारे जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं आते। सो एमएससी फाइनल में ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट जो है उनकी कौन कौन सी रिएक्शंस तुम्हें पढ़नी होंगी वो आज मैं यहाँ इस वीडियो में करवाऊंगी। और हम बेसिक करेंगे। फर्स्ट वी विल डू द बेसिक ऑर्गेनो जिंक केमिस्ट्री कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, कुछ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली मैं ये कहूँगी कि एक बुक है जगदम्बा एंड LDS यादव नाम से, जो तुम्हें पता होगा। मैंने बेसिकली अपने नोट्स वहाँ से बनाए हैं जो मैं आज की वीडियो में लूँगी। हाँ, उसके अलावा तुम लोगों को फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सम टिपिकल एग्जाम्पल्स। तो उसके लिए तुम लोग W कैरुथर्स फॉलो करते हो, एंड W कैरेथर्स पर डायरेक्ट जाने के बजाय आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम लोग जगदम्बा बुक से पढ़ो, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग लो और उसके बाद कैरेथर के एग्जाम्पल करो। सो इन दिस वीडियो आई विल टेक द बेसिक पार्ट, आई विल नॉट गो इन टू द कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स। और मैं पार्ट 2 में जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट का पार्ट 2 होगा उसमें कैरेथर्स के एग्जाम्पल तुम लोगों को करवाऊंगी। सो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, एज आई टोल्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनो लिथियम जो कंपाउंड्स है उससे इसकी केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है। बट बिफोर वी मूव टू द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल नो द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। तो यहाँ से तुम देख सकते हो प्रिपरेशन में कि या तो हम जिंक को डायरेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी एल्काइल एराइल हैलाइड में, इस चीज़ को हम लोग आगे जाके और भी डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनो लिथियम या ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में। उसको हमें ट्रीट करना होता है जिंक के हैलाइड से, एंड वी फाइनली गेट आर डिजायर्ड कंपाउंड। जो भी यहाँ पर R होगा उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट मिल जाएंगे, राइट। या फिर हम ट्राई एल्काइल बोरेन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तुम देख सकते हो जब हम किसी भी एल्कीन की रिएक्शन बोरेन BH3 से करते हैं तो हमें मिलता है ट्राई एल्काइल बोरेन, और जब हम उसको किसी डाई एल्काइल जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे जो एल्काइल पार्ट है वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो तुम देख सकते हो कि जो यहाँ पर हमारा R था, नाउ इट हैज अटैच टू दी जिंक। तो हमें डाई एल्काइल जिंक ही मिला है, लेकिन यहाँ जो हमारा ऑर्गेनो जिंक है उसमें हमारा जो R है वो ट्राई एल्काइल बोरेन वाला R आकर लगा है, राइट। सो इस तरह से एल्काइल पार्ट को एक्सचेंज भी करके हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट की। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। नाउ बिफोर आई मूव फर्दर, तुम लोगों को कुछ और बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे जिंक जो है वो एक ट्रांजिशन, एक टिपिकल ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं आता, हमें पता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम 3D10 4s2 लिखते हो,
और ये इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही बेसिकली शो करता है। क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई खास वेरिएबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम इसको ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में नहीं रखते, और इसी हिसाब से तुम्हें इसके जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो उसी हिसाब से सोचनी है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, जैसे कि मैग्नीशियम पढ़ा, जैसे कि लिथियम पढ़ा, और ये एक ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में भी नहीं आता। ये सिर्फ एक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, तो इसकी वेरिएबिलिटी नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसलिए जो हम ट्रांजिशन मेटल की जब ऑर्गेनो मेटालिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जहाँ पर हम मेटल ट्रांजिशन मेटल लेंगे और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल्स की बात करेंगे, तो वहाँ केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो वाला हिसाब भी इसका नहीं है। मतलब ना जिंक मैग्नीशियम या लिथियम से कंपेरेबल है, ना ही ट्रांजिशन मेटल से कंपेरेबल है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है या रिएक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू बोथ ट्रांजिशन मेटल एज वेल एज अ टिपिकल एस ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं अबाउट ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बेसिक कैरेक्टर शो करता है। एसिडिक हाइड्रोजन जो होता है मॉलिक्यूल में, उसको निकाल लेता है, मतलब डीप्रोटोनेशन करता है एक तरह से। बट अगर इसको कंपेयर करें ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट के साथ, तो ये लेस रिएक्टिव है। और इसीलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ तुम्हें बताऊंगी कि जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स हैं वो हमें कई बार अनडिजायर्ड प्रोडक्ट भी दे देते हैं, क्योंकि उनको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट देना चाहिए उसके अलावा भी वो किसी मॉलिक्यूल के किसी दूसरे पार्ट के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। पर अगर हमारा जो रिएजेंट है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो वो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट ही देगा, अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मोस्टली कम देगा। क्योंकि ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट जो है वो डीप्रोटोनेशन करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है। इट इज कंसिडर्ड एज अ बेस, बट इसकी जो बेसिक नेचर है इट इज नॉट कंपेरेबल टू ऑर्गेनो लिथियम। ऑर्गेनो लिथियम ज्यादा बेसिक होता है, ऑर्गेनो जिंक जो रिएजेंट है दे आर लेस बेसिक इन नेचर। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ देख सकते हो, ये हमारा ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है, और ये कोई भी वो मॉलिक्यूल है जिसके पास एक हाइड्रोजन है विच इज एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे में जो तुम्हारा आर पार्ट है उसके साथ जिंक और ए मतलब कि ये जो बाकी का एक हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी पार्ट है, ठीक है, प्लस द अनदर alkyl part of the organo zinc portion takes up the hydrogen, so that in the next step this RZNA again reacts with your another molecule of your AH to give finally RH plus ZnA2। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एल्काइल पार्ट है ऑर्गेनो जिंक का, उसके साथ जो हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है, वो आकर अटैच हो जाते हैं। अब ये जो AH है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हो सकते हैं? वो एक सिंपल वाटर हो सकता है जिसके पास H पॉजिटिव होता है, वी नो इट, एंड देन इट कैन बी the H of alcohol, it can be the H of phenol and so on। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन है, वो हमारे ऑर्गेनो जिंक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके रिस्पेक्टिव एल्केन दे देते हैं। तो ये हमारी केमिकल रिएक्शन में पहला कैटेगरी था, और यहाँ पर हमारे पास अनडिजायर्ड प्रोडक्ट जो है वो मोस्टली कम मिलते हैं, बिकॉज ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट नहीं होता। अब केमिस्ट्री का एक रूल ये भी है कि मान लो कहीं पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो हम ज़बरदस्ती उस रिएक्शन को कराने की कोशिश करते हैं। और ज़बरदस्ती का मतलब है ईदर वी कैन यूज़ a catalyst, either we can increase or decrease the temperature, either we can increase or decrease the pressure। मतलब हम कंडीशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर यूजुअल कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो हम कैटलिस्ट के थ्रू, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के थ्रू रिएक्शन में चेंजेस लाते हैं ताकि वो रिएक्शन हो, राइट। तो ऐसे ही, क्योंकि मैंने बताया ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट आर नॉट वेरी रिएक्टिव रिएजेंट, तो ये एल्कीन्स और टर्मिनल एल्काइंस के साथ मोस्टली रिएक्शन शो नहीं करते, बट कुछ कंडीशंस में हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा सकते हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल देखो। अब इस एग्जांपल में तुम देख सकते हो कि मैंने एक टर्मिनल एल्काइन लिया है
और मैं उसको ट्रीट कर रही हूँ एक डाई एल्काइल जिंक के साथ और साथ में आयोडीन है। नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनो जिंक जो रिएजेंट है वो टर्मिनल एल्काइंस और एल्कीन्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट इन दी प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया है इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताऊंगी, पहले तुम रिएक्शन देखो। तो इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और तुम देख सकते हो यहाँ पर सिन एडिशन हुई है। सिन एडिशन मतलब जो तुम्हारे दो ग्रुप आकर लगे हैं, दोनों एक तरफ सिस फॉर्म में लगे, यानी कि दोनों एक साइड पर आकर लगे। तो इस तरह की रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगी व्हेन यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ कैटलिस्ट। अब बात रही इस पर्टिकुलर कैटलिस्ट की, तो ये जिरकोनोसिन डाई आयोडाइड है। ऐसे तुम्हें कैटलिस्ट देखने को मिल जाएंगे जहां पर डाई आयोडाइड की जगह डाई क्लोराइड या ब्रोमाइड भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ अबाउट व्हाट जिरकोनोसिन डाई आयोडाइड इज ऑल अबाउट। तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ZrCp2I2 इज जिरकोनोसिन डाई आयोडाइड, जहां पर जिरकोनियम जो है वो दोनों तरफ से Cp2 यानी कि साइक्लोपेंटाडाइईन, दो जो तुम्हारी रिंग्स है उनसे बीच में सैंडविच्ड स्टेट में है ना, दोनों के बीच में सैंडविच्ड है और दोनों तरफ लगे आयोडीन। और जैसे मैंने तुम लोग को कहा कि तुम आयोडीन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन भी यूज कर सकते हो, मतलब यू कैन यूज जिरकोनोसिन डाई आयोडाइड, डाई ब्रोमाइड, डाई क्लोराइड, एनीथिंग। तो ये एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट है और इसके बारे में मैंने तुम्हें इसलिए बताया बिकॉज बुक में तुम्हें सिर्फ ZrCp2I2 लिखा हुआ मिलेगा, पर उसकी कोई भी थोड़ा सा भी उसके बारे में ब्रीफिंग नहीं की हुई है, तो वो मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पर बताया। तो तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दे सकते हो और देख सकते हो कि इसको यहाँ यूज किया है तो जो हमारा डाई एल्काइल जिंक है उसके साथ रिएक्शन हो पा रही है, राइट। तो केमिकल रिएक्शन में अब तक हमने डिस्कस किया कि कैसे हमारा जो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है इट बिहेव्स एज अ डीप्रोटोनेटिंग रिएजेंट, या जिसको हम बेस कह सकते हैं सिंपल भाषा में, पर ये बहुत अच्छा बेस नहीं है ना। दूसरे में हमने डिस्कस किया कि ये एल्कीन्स या टर्मिनल एल्काइन के साथ इन जनरल रिएक्ट नहीं करता, बट अगर कोई पर्टिकुलर कैटलिस्ट है तो इट कैन शो सम रिएक्टिविटी, और वो भी सिन एडिशन टाइप की रिएक्टिविटी शो करेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट दो तीन बातें हैं उनमें से एक है साइक्लोप्रोपोनेशन रिएक्शन। एक तो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, तुमने रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहीं पर की होगी, दैट इज रिलेटेड टू जिंक, तो वो हम जरूर करेंगे। लेकिन उसके पहले देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच वी वांट टू डिस्कस इज साइक्लोप्रोपोनेशन रिएक्शन। अब साइक्लोप्रोपोनेशन का मतलब क्या है कि तुम साइक्लोप्रोपेन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कि तुम साइक्लोप्रोपेन बनाने की कोशिश कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो साइक्लोप्रोपेनेशन जो है वो ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट के केस में दो तरह से की जा सकती है, ईदर इट कैन बी डन बाय फुरुकावा मेथड और इट कैन बी डन बाय साइमन स्मिथ मेथड। तो दोनों मेथड्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन में एग्जैक्टली होता क्या है। तो फुरुकावा मेथड और साइमन स्मिथ मेथड में अगर कोई बेसिक डिफरेंस है तो डिफरेंस है रिएजेंट का। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो है आइडोमीथेन प्लस डाई एल्काइल जिंक, ठीक है जी। और साइमन स्मिथ मेथड में हम रिएजेंट यूज करते हैं आइडोमीथेन प्लस कॉपर एक्टिवेटेड जिंक। तो फर्क एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर है, यहाँ पर हम कॉपर एक्टिवेटेड जिंक यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम कोई भी डाई एल्काइल जिंक मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो C2H5 होल ट्वाइस जिंक यूज करते हैं। तो ये जो साइमन स्मिथ मेथड है इसमें हो क्या रहा होता है कि जो तुम्हारा आइडोमीथेन है उसके साथ कॉपर एक्टिवेटेड जिंक जो है वो रिएक्ट करके इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको हम कहते हैं साइमन स्मिथ रिएजेंट। अब चाहे तुम्हारा साइमन स्मिथ रिएजेंट हो या तुम्हारा फुरुकावा रिएजेंट हो, दोनों करने वाले वही काम है, क्या? साइक्लोप्रोपेनेशन। तो देखते हैं कि साइक्लोप्रोपेनेशन कैसे होती है। अब तुम यहां देख सकते हो कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैं रिएजेंट यूज कर रही हूँ या तो फुरुकावा या तो साइमन स्मिथ, राइट। ये जिंक हमारा यहाँ पर कॉपर एक्टिवेटेड है। तो दोनों में से कोई भी रिएजेंट यूज करके तुम इस डबल बॉन्ड को एक्चुअल में साइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो साइक्लोप्रोपेन का जो ये एक्स्ट्रा कार्बन है, क्योंकि ये दो कार्बन तो ये वाले दो कार्बन है,
लेकिन साइक्लोप्रोपेन का जो थर्ड कार्बन है वो आइडोमीथेन के कार्बन से आ रहा होता है, चाहे वो फुरुकावा मेथड हो चाहे वो साइमन स्मिथ मेथड हो। तो तुम देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेनेशन में हमने दो तरीके किए, या तो फुरुकावा मेथड या साइमन स्मिथ मेथड। फुरुकावा हो या साइमन स्मिथ हो, साइक्लोप्रोपेनेशन हो रही होती है, और जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है और कोई बाकी डिफरेंस नहीं है। और जो आइडोमीथेन का कार्बन है वो कार्बन आकर यहाँ पर लग रहा होता है। मैं इस बात पे इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ कुछ और एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी और तुम मुझे प्रोडक्ट बताना। आप इस एग्जाम्पल में देखो कि हमने यहाँ पर आइडोमीथेन की जगह फिनाइल आइडोमीथेन यूज किया है, यानी कि यहाँ पर कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूशन है, फिनाइल ग्रुप आकर लगा है। तो वही फिनाइल ग्रुप, पहले तो ये देखो कि ये कार्बन कहाँ आके लगा, यहाँ आके, और ये जो फिनाइल ग्रुप है इस कार्बन के साथ यहाँ पर लग जाएगा। इसलिए मैंने तुम्हें बोला कि जो आइडोमीथेन का कार्बन है वो यहाँ पर आके लगता है, इसलिए जो भी सब्स्टिट्यूशन इस कार्बन पर होगी वो यहाँ तुम्हें एज सच जब साइक्लोप्रोपेनेशन दिखाओगे, जब साइक्लिक रिंग बनाओगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें यहाँ पर एज सच शो करनी है। ये तुम्हारा कॉपर एक्टिवेटेड जिंक है और ईथर हम यहाँ यूज कर रहे हैं एज अ सॉल्वेंट। तो कुछ और एग्जाम्पल्स फटाफट से गो थ्रू हो जाते हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे अपने रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन पर। इन दो एग्जाम्पल में भी तुम देख सकते हो कि कैसे साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन हो रही है। जैसे इस पहले एग्जाम्पल में देखो, चाहे वो हम फुरुकावा रिएजेंट यूज कर रहे हो या साइमन स्मिथ रिएजेंट यूज कर रहे हो, जो ऊपर वाला डबल बॉन्ड है इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ साइक्लोप्रोपेन रिंग। इसमें से कोई भी एक कार्बन, या तो ये या ये जो है वो तुम्हारा आइडोमीथेन से आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर तुम देख सकते हो कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे अराउंड द डबली बॉन्डेड कार्बन, उतना ही आसानी से साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन होगी। वी आर यूजिंग द सेम रिएजेंट, या तो फुरुकावा या साइमन स्मिथ रिएजेंट। सो एक तो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाई देयर इज इंक्रीज रिएक्शन रेट व्हेन देयर आर प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। तो उसका आंसर है मैकेनिज्म में छुपा हुआ। तो बिफोर वी मूव ऑन टू दी रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस। मैंने यहाँ पर अपना जो एल्कीन है और जो साइमन स्मिथ रिएजेंट है उसको इस तरह से लगा दिया है, और अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर यानी बॉन्ड्स को इधर उधर करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये देखो, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा है। जो हमारा साइमन स्मिथ रिएजेंट है उसमें से ZnI2 wants to come out, ZnI2 बाहर निकल के आना चाहता है। तो जब ZnI2 बाहर निकल के आएगा तो पीछे से जो मिथिलीन ग्रुप जो रह गया है दैट विल बिकम पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड, तो वहां ये साइक्लोप्रोपेनेशन करेगा। अब तुम यहाँ पे देख रहे होगे कि दिस डबल बॉन्ड इज अटैकिंग ऑन दिस मिथिलीन कार्बन, right? Because this double bond is attacking on the methylene carbon, it means this doubly bonded carbon has to be nucleophilic in nature. जितना ज़्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक होगा उतना ही आसानी से ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। तो क्योंकि ये अटैक कर रहा है इस मिथिलीन कार्बन पे, और ये इसको खुद को क्या होना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए इस डबली बॉन्डेड का जो ये कार्बन है इनको इलेक्ट्रॉन रिच होने के लिए वी नीड मोर एंड मोर सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू देम। इसलिए मैंने कहा कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अगर अटैच्ड हैं डबली बॉन्डेड कार्बन से तो रिएक्शन रेट बढ़ेगा, रिएक्शन जो है उसकी यील्ड बढ़ेगी। और अब तुम लोग देख सकते हो कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जिसमें कुछ बॉन्ड बन रहे हैं, कुछ बॉन्ड टूट रहे हैं। ये जो दो बॉन्ड हैं ये बन रहे हैं, ये डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, ये CH2 अब ये डबली बॉन्डेड कार्बन अपने में ले लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइक्लोप्रोपेन रिंग में। और जो ये Zn है ये दोनों आयोडीन इसके हो जाएंगे एंड इट विल बिकम ZnI2। सो यहाँ से ये साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन इस तरह से फॉलो होती है। तो तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि हाउ साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन इज अकरिंग। ये भी समझ आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स जितने ज़्यादा होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन के आसपास उतना ही ज़्यादा रिएक्शन रेट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होना ज़रूरी है डबली बॉन्डेड कार्बन का।
And now let's talk about the last topic for this video, that is Re-4-Metsky reaction. Your favorite, my favorite, everybody's favorite. है कि नहीं? नहीं है तो बन जाएगी, डोंट वरी. सो Re-4-Metsky रिएक्शन अगर दिमाग में आती है तो सबसे पहले जिंक लेकर आओ, बिकॉज जिंक, ऑर्गेनो जिंक से रिलेटेड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. और तुम इसको यहीं पर ही नहीं पढ़ोगे, इसको कहीं और भी पढ़ोगे, 2-3 जगह पर पढ़ोगे. समवेयर द सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्पिनॉइड्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स में भी एक टॉपिक है टर्पिनॉइड्स, वहां पर भी एक इम्पॉर्टेंट टर्पिनॉइड की प्रिपरेशन में, सिंथेसिस में, समवेयर द Re-4-Metsky रिएक्शन इज देयर. कहीं और भी इसकी एप्लीकेबिलिटी है, बहुत जगह इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. सो लेट अस डू Re-4-Metsky रिएक्शन. सो Re-4-Metsky रिएक्शन, जब भी तुम कोई कुकिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल यू नीड सर्टन रीएजेंट्स. रीएजेंट्स नहीं तो मतलब सिंपल भाषा में बोलते हो, सब्जी चाहिए, मसाला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. लाइकवाइज Re-4-Metsky रिएक्शन के लिए हमें 3 चीजें चाहिए. वी नीड जिंक ऑफ कोर्स, वी नीड एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, यानी कि एक कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, और हमें चाहिए अल्फा हेलो एस्टर. ये 3 चीजें आपस में मिक्स करके बनता क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. बनता क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. और इस रिएक्शन का नाम क्या है? Re-4-Metsky रिएक्शन. तो Re-4-Metsky रिएक्शन है जब हम जिंक प्लस एल्डिहाइड या कीटोन प्लस अल्फा हेलो एस्टर, ये तीनों चीजों को आपस में मिक्स करके एक सब्जी बनाते हैं, और फाइनली जो हमारे पास बन के आता है दैट इज योर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? मैकेनिज्म करेंगे, मैकेनिज्म से हम चीज को समझेंगे, एंड देन योर वीडियो इज ओवर. तो मैकेनिज्म में 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं इसमें, और पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट. तो सबसे पहले तुम लोग ये देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया है, प्रॉपर एक रिएक्शन लिखी है जहाँ तुम देख सकते हो देयर इज अ कीटोन, देयर इज अल्फा हेलो एस्टर. ये तुम्हारा एस्टर ग्रुप है, ये पहला कार्बन है, एस्टर ग्रुप से लगा तो इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन से जो हेलोजन लगा होता है हम उसको क्या बोलेंगे? अल्फा हेलो एस्टर, राइट. एंड जिंक की प्रेजेंस में, यानी हमारे पास 3 रिएजेंट हो गए, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. ये तुम्हारा एस्टर ग्रुप है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन विच इज बीटा कार्बन. बीटा कार्बन से लगा है OH ग्रुप, यानी कि बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर. ये हमारा प्रोडक्ट बनता है. नाउ आई टोल्ड यू देयर आर 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ जिंक इनोलेट. अब तुम यहां गौर करो, हो क्या रहा है? दिस ब्रोमीन हैज टू कम आउट. दिस जिंक के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ऑक्सीजन पर अटैक करते हैं. This double bond comes here and this bromine comes out. तो हमारे पास बनता है, अब ये जो ब्रोमीन है ना, Br नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकल के आया तो वो अल्टीमेटली उस जिंक पॉजिटिव से जाकर लग जाता है, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस. सो दिस इज जिंक इनोलेट. दिस इज इनोलिक एसिड, oh sorry, not enolic acid, this is enol, this is enol, enol, and this is what? दिस इज इनोलेट. तो देखा जाए तो ये कुछ ऐसा ही है. यहाँ पर तुम्हारा Zn कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरीज द नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारा इनोलेट. तो हम इसको बोलते हैं जिंक इनोलेट. इनोलेट. तो पहला जो हमारा स्टेप है उसमें जिंक इनोलेट बनता है. अब ये जिंक इनोलेट जाकर किसके ऊपर अटैक करेगा? कीटोन या एल्डिहाइड जो भी है. ठीक है, तो ये कीटोन पर जाकर अटैक करेगा. अब तुम्हें पता है कि हमारे जो एल्डिहाइड कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो यहां पर वही कुछ हो रहा है. देखो, दिस बॉन्ड कम्स हियर, दिस बॉन्ड कम्स हियर एंड दिस अटैक्स हियर. ठीक है ना, एज ए न्यूक्लियोफाइल इट विल अटैक. ठीक है, ये यहां आएगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा. तो अब तुम्हारे पास क्या हुआ? यहाँ O नेगेटिव बना, ये वाली चीज यहाँ अटैक कर गई. अब हम पहले प्रोडक्ट बनाते हैं. ये देखो,
अब तुम देख सकते हो ये वाला जो ऑक्सीजन था इसके ये वाला बॉन्ड खिसक के नीचे आ गया, तो यहाँ हमारा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये जो CH2 था ये वाला ये अटैक कर गया इस कार्बन पे, यानी तुम देख सकते हो ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर गया, ये साथ में बॉन्ड बना गए। और ये जो ZnBr था ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर खिसक के गए हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ ये ZnBr इस तरफ जोड़ दोगे, ठीक है। और ये तुम्हें फाइनल हाइड्रोलिसिस के बाद दे देगा OH। तो अब मैंने क्या किया, ZnBr हटा के यहाँ डायरेक्ट ही OH लगा दिया। मैं यहाँ पर हाइड्रोलिसिस लिख देती हूँ, यानी कि जो फाइनल हाइड्रोलिसिस होके जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है वो ये बना है। अब अगर तुम इसे गौर से देखो तो ये तुम्हारा एस्टर पार्ट है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन विच इज अल्फा कार्बन, दिस इज योर सेकेंड कार्बन विच इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से हमारा OH लग गया, तो ये हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर रीफॉर्मेट्स की रिएक्शन। सो जो तुम्हारे ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट थे उसमें करने के लिए एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। मैंने जगदम्बा एंड LDS यादव से जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें थी वो आज की वीडियो में डिस्कस की हैं, होपफुली तुम्हें समझ आई हो। साइक्लोप्रोपनेशन, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, दीज आर सम टिपिकल रिएक्शंस एंड टिपिकल थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड और यू नीड टू नो अबाउट ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट। अब मैं जो पार्ट 2 है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स और लूंगी रिलेटेड टू ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, बिकॉज अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो वी विल डू दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो होपफुली, और in our next part. Till then, take care of yourself. All the very best. We will meet in the next video. Thank you.